अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम था इसमें खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के 2 इजलास हो चुके हैं, लेकिन तीसरे इजलास से कबल तलखियाँ और बदएतमादी इस हद तक बढ़ गई है कि खदशा है कि बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ना चली जाए। और ज़ाहिर है कि इस सिलसिले में पीटीआई जो है उसका ये कहना है कि हुकूमत बैकफुट पर आ गई है और हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। क्या वाकई हुकूमत मुज़ाकरात को लेकर संजीदा नहीं है और वाकई हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा है, या फिर असल में ये मुज़ाकरात इस वक्त ज़रूरत किसकी हैं? इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और वज़ीर इत्तलात जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। मुज़ाकरात के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो एक माहौल इस वक्त बन गया है, लफ्जी गोराबारी जो है इस वक्त जारी है दोनों तरफ से, और बिलखुसूस बानी पीटीआई का जो ट्वीट है, हुकूमत के लिए उसे हजम करना इंतहाई मुश्किल होगा। तो ये दोनों तरफ इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक बदएतमादी का सा माहौल है, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं नजर आ रहे जिसके हवाले से कहा जाए कि वाकई मुज़ाकरात को लेकर कोई संजीदा माहौल है। क्या कहिएगा? देखें, अगर हम ये समझ लें कि खान साहब क्या चाहते हैं, उनकी जमात क्या चाहती है और हुकूमत क्या चाहती है, तो हमें समझ में आएगा कि इन मुज़ाकरात का कोई मुस्तकबिल है या नहीं है। खान साहब ये चाहते हैं कि वो बगैर किसी अदालती अमल के जेल से बाहर आ जाएं और अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं उनको दोबारा वो बहाल कर लें। हुकूमत ये चाहती है कि जो इंतखाबात 8 फरवरी को हुए उसके नतायज को ये तस्लीम करें और अपनी जो बैनुल अक़वामी जो ट्रोल ब्रिगेड है, जो कोई भी मौका नहीं हाथ से जाने देती, उसको बंद कर दें और एक पुरअमन हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर पार्लियामान के अंदर एक्ट करे। तो इनकी जो ख्वाहिशात हैं दोनों में बहुत बड़ा तजाद है। तो मुज़ाकरात तो खैर शुरू हो ही गए, लेकिन क्योंकि इनके ख्वाब मुख्तलिफ हैं और ख़ास तौर पर क्योंकि खान साहब रियायत भी चाहते हैं कि कोई ऐसा तासुर न जाए कि उन्होंने कोई डील कर ली है, तो इसलिए उनकी जो ट्रोल ब्रिगेड है, उनका जो ट्विटर है, वो एक जबान बात कर रहा है, जो उनकी मुज़ाकराती कमेटी है वो कोई दूसरी बात कर रही है। तो खुद उनकी कैंप के अंदर भी इस मसले पर फटा है। इसलिए लेकिन सेम टाइम सर उसी वक्त ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत खुद जो है वो बाइख्तियार नहीं है इन मुज़ाकरात के हवाले से, वहां से इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तो बात तो आगे नहीं बढ़ सकती इस माहौल में, और जाहिर कि जो तकाजे हैं इस वक्त बानी पीटीआई के, वो भी किसी तौर नहीं समझा जा सकता कि जनाब वो हुकूमत के लिए या पूरे सिस्टम के लिए काबिल कबूल होगा, इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल अमल होगा, काबिल कबूल होगा। यही बात करके पीटीआई पिछली पीडीएम हुकूमत और जो मौजूदा हुकूमत है उससे मुज़ाकरात से भाग रही थी कि जी आपसे तो हमने बात करनी नहीं है, आप तो बेअख्तियार लोग हैं, आपसे बात कौन करे। उसी चक्कर में फिर के अभी जो आ गए हैं खान साहब, परसों जो उन्होंने ट्वीट फरमाई है कि जी आप तो फलां के। तो अगर ऐसा है कि ये वाकई बेअख्तियार लोग हैं तो फिर उनके साथ मुज़ाकरात कमेटी सबसे पहले बनाई भी खान साहब ने 5 रुकनी, और के साथ मुज़ाकरात करने के लिए आप कह रहे हैं कि जी वो मीटिंग नहीं बुला रहे। तो पीटीआई को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। असल जो मसला है वो ये है कि वो चाहते हैं कि उनको रियायतें भी मिलें, लेकिन ये तासुर ना जाए कि उन्होंने किसी किस्म की कोई डील की है। ठीक,
इस अच्छा, वजह से जो है वो अब ज्यादा ऐसे ये हो में रहा है। सोलंकी साहब, ऐसे में जो एक नया नैरेटिव, नया तो नहीं है, एक बार फिर उसका इयादा किया, एक बार रीअफर्म किया उसे कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया और इंटरनेशनल फोरम्स पे मामलात को ले जाने के हवाले से हिदायत की अपनी टीम को। तो फिर तो हम भूल जाएं जनाब कि जो मुज़ाकरात अगर हो भी रहे थे किसी स्टेज पे या कुछ था भी, तो वो तो सबूताज हो जाते हैं फिर इस तरह की सोच के साथ। देखें, अगर पीटीआई और खान साहब ये समझते हैं कि जो 9 मई हुआ वो फॉल्स फ्लैग था, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने लाकर ये नुकसान किया, तो फिर वो कमीशन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें तो पता है कि ये है ही फॉल्स फ्लैग। फिर ये है कि अगर ये फॉल्स फ्लैग था तो फिर उनके पार्टी के बंदे वहां पर क्यों मौजूद थे और वो क्यों पकड़े गए हैं? तो पीटीआई जो है वो ये समझा नहीं पा रही है कि वो क्या चाहते हैं। नहीं, एक तो वो समझा नहीं पा रहे, दूसरा क्या उनको खुद अपने भी समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखें, खान साहब का ख्याल ये है कि ताक 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 फाइट फाइट, ये दोनों करके हम जो है वो अपना मकसद हासिल कर लेंगे। मसला ये है कि उनका झगड़ा सिर्फ हुकूमत के साथ नहीं है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है। जो 9 मई का जो कारनामा है वो उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नहीं किया एज सच। उन्होंने पाकिस्तान के जो सबसे जो मजबूत जो इदारा है उसके साथ उन्होंने लड़ाई की। जो फौजी तनसीबात पे, इंटेलिजेंस की तनसीबात पे जो हमले किए, तो वो हुकूमत के साथ नहीं है। अब मसला ये है कि वो दोनों को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई ऐसी बालशेविक पार्टी है नहीं। इस वक्त पीटीआई के अंदर बहुत सारे ग्रोहबंदियां हैं। खानदानी ग्रोह अलग है, खानदान के अंदर झगड़ा अलग है, जो पार्लियामान के अंदर है वो अलग हैं, जो वकला ग्रुप है वो अलग है। तो इस वजह से वो इस वक्त कमजोर विकेट पे हैं। वो दबाव डालने की पोजीशन में नहीं है। खासतौर पर 26 नवंबर को जो कुछ हुआ इस्लामाबाद में, उन्होंने अब तक जितने भी मुंह में चलाई हैं वो नाकाम हुई हैं, बशमूल तरसीलात को रोकने की। अच्छा, ये जो एजिटेशन वाले मामलात थे वो तो हमने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे रहा सिलसिला, तो अब जो उम्मीद बांधी जा रही है पीटीआई इंटरनेशनल चैप्टर से या ओवरसीज जो हमदर्दियाँ हैं तहरीक इंसाफ के लोगों की, बिलखुसूस सिविल नाफरमानी के हवाले से और तरसीलात ज़र के हवाले से और फिर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर मामलात को ले जाने के हवाले से, तो आप समझते हैं कि अब जो सारा का सारा फोकस है वो पीटीआई की हिकमत अमली, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो उनका एक ओवरसीज आप समझ लेके जो डायस्पोरा है उसके ऊपर अब फोकस ज्यादा है, यहां से जरा मायूसी हो चुकी है? खान साहब का तो है ही, जो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद लीडरशिप है उसका नहीं है। जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं उनके मफादात तो ये है कि ये निजाम चले, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी अपनी हुकूमत है, कौमी असेंबली सेनेट में बड़े ओहदे हैं, अपोजिशन लीडर है, वगैरह वगैरह कमेटियां हैं। उनका मफाद इसमें नहीं है कि निज़ाम ढह जाए और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान को एम्बेरस करें। लेकिन खान साहब ज़रूर ये चाहते हैं, उनका ख्याल ये है कि इस तरह के हरबों से वो पाकिस्तान की रियासत को मजबूर कर लेंगे। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो बैनुर रियासती जो मामलात हैं उनसे आगाही न होने का नतीजा है। मुल्कों के मफादात होते हैं, दोस्तियानी। सही, और ये ज़ाहिर है कि आगे आने वाला वक्त जो है उसमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। 20 जनवरी भी करीब है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा था ट्रंप के इलेक्शन से लेकर और अब तक। अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात दरअसल एक टाइम गेनिंग एक्सरसाइज थे, इसकी कामयाबी नाकामी बहुत बड़ा इसके ऊपर जो है वो तकिया नहीं था। अगर ये टाइम गेनिंग एक्सरसाइज है तो फिर क्या हिकमत अमली आगे चलकर हो सकती है कि किस तरह की सफबंदी हो सकती है, अगली क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या ये एजिटेशन की सियासत जो है दोबारा कंटिन्यू रहेगी? इतना दमखम है इस वक्त पार्टी में? देखें, अगर मौजूदा हुकूमत मईशत को इस्तेहकाम लाती है और उसमें कुछ बेहतरी होती है
और जो गवर्नेंस है वो बेहतर होती है। लोग अगर नाखुश नहीं हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई के अंदर ऐसी कोई तंजीमी या सियासी ताकत है कि मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ी एजुटेशन कर सके। वो कोशिश कर सकते हैं। मेरी मालूमात ये है कि अगले महीने इनकी ख्वाहिश है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके मौके पर ये कोई यहाँ पर कोई एजुटेशन करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें भी उनको कोई खास कामयाबी नहीं होगी। और जिस एक आलमी दबाव के हवाले से बात की जा रही है, क्या वो इतना होगा कि कोई उसकी इतनी बहुत ज्यादा अहमियत होगी हुकूमत के नजदीक, या हुकूमत को डर और खौफ होगा उससे? ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने आज तक एक बयान तक नहीं दिया, कोई जिक्र नहीं किया। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दूसरी मरालागो में, उसमें भी तालिबान पे उन्होंने बात की, लेकिन खान साहब का कोई जिक्र नहीं है। उनकी दोस्ती मोदी के साथ ज्यादा है। और ट्रंप ने जो नए महाज खोल लिए हैं खुद शुमाली अमेरिका में, यूरोप के साथ, कनाडा के साथ, कनाडा के साथ, ग्रीनलैंड के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब उस फहरिस्त में कहीं आते हैं। ठीक, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं जो हम चाहेंगे कि सोलंकी साहब उसके ऊपर रोशनी डालें। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोलंकी साहब, अब सूरत हाल इस वक्त ज़रा इस तरह से भी जायज़ा हम लेते हैं, क्योंकि स्पीकर साहब यहाँ मौजूद नहीं थे। ज़ाहिर उन्होंने इन तमाम मुज़ाकरात को इनिशिएट किया था, तो बहुत ज़्यादा फोकस उनकी तरफ था। लेकिन आज उनका स्टेटमेंट यह आता है कि जनाब जो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी है उसकी बानी पीटीआई से मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। पहले हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर दें कि जनाब मुलाकात कराना ज़रूरी है या नहीं, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। ये क्या इस वक्त अप्रोच सामने आ रही है, क्या खदशात इस वक्त सामने आ रहे हैं? मेरे ख्याल में जो बुनियादी बात है जिसकी वजह से यह तलखी पैदा हुई है वो यही है कि पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है उन्होंने ये तासुर दिया था कि खान साहब जो है वो अपनी मूंछ जो है वो थोड़ी सी नीचे करेंगे और वो इस तरह की जो एक तसादुम की जो पॉलिसी है जिसका इजहार उनकी ट्वीट से होता है वो नहीं करेंगे। और वो इससे भी तासुर मिला था कि जो उन्होंने पहले जो मुतालबात रखे थे कि 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करें, वो मुतालबा था कि जी 8 फरवरी के इंतखाबात को हम नहीं मानते। उन्होंने कहा था कि ये जो आला अदलिया का जो इंतखाब हुआ है ये ठीक नहीं है, ये सारी चीजें वापस हों। उन सब से वो दस्तबरदार हो गए थे और वो आ गए थे 2-3 मुतालबात पे कि जी 9 मई पे कमीशन बनाए और जो 26 नवंबर वाला जो वाकया है उस पर कमीशन बनाए, और जो हमारे जो कारकुन हैं जो गलत तरीके से पकड़े गए उनको छोड़े। तो ये ऐसी बातें थी जिन पर कोई बात चल सकती थी। लेकिन अब जो नया उन्होंने पंतेरा बदला है कि तरसीलात ज़रबी जो है वो बंद रहेंगी, हम जो है वो बरतानिया में 15 तारीख को कुछ वहां पर लॉबिंग करेंगे, रिचर्ड ग्रनेल और ट्रम्प साहब हमें आजाद कराएंगे, और यहया खान और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 71 की जंग और वो सारा वो चीजें जो उन्होंने पीछे कर दी थी उनको फिर आगे ले आए हैं। उससे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये संजीदा नहीं है, तो फिर अब मुज़ाकरात किस चीज के। अच्छा, तो इसी वजह से थोड़ी सी अपनी पोजीशन जो है वो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भी क्लियर करने की कोशिश की। अच्छा, अब दूसरा ये कि वाकई किसी किस्म का डर और खौफ है क्या हुकूमत के कैंप में? क्योंकि कल से मुसलसल ये बात कही जा रही है कि कमीशन बनाने का जो मुतालबा है, अगर कमीशन बन गया तो हुकूमत जो है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लिहाजा हुकूमत जो है वो बैकफुट के ऊपर जा रही है। तो कोई डर और खौफ है नहीं किसी किस्म का हुकूमत को इससे? जहां तक 24 से 26 नवंबर के वाकयात का ताल्लुक है इस्लामाबाद में, उस पर कमीशन बन सकता है, उससे हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। हुकूमत 9 मई पर किसी किस्म की कमीशन कबूल नहीं करेगी, इसलिए कि 9 मई पर पहले ही बहुत सारे मुकदमा चल चुके हैं, सजाएं हो गई,
कुछ लोगों की माफी हो गई और वो मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए इस मसले पर किसी किस्म की कमीशन बनने का इम्कान नहीं है और न हुकूमत मानेगी। नहीं, एक तो कमीशन बनना और फिर दूसरा वो भी सीनियर मोस्ट जजेस का कमीशन बनना, फिर वो टीओआरस जो हैं वो भी मेरे ख्याल से शायद पहले से प्री डिफाइंड होकर आ जाएं, तो ये तो हर चीज तो हुकूमत नहीं मानेगी। जाहिर है जो इस वक्त मुल्क का जो आइन और कानून है उसमें 26वीं तरमीम जो है वो मुल्क के कानून का और आइन का हिस्सा है। हाँ। तो उसके तहत जो है जो बेंच बने हैं वो खान साहब की मर्जी से और उनकी ख्वाहिश पर, और वो भी उस सूरत में जब वो कमजोर विकेट पर हैं, उसका सवाल पैदा नहीं होता। एक तासुर और आ रहा है, वो ये कि जनाब आज स्पीकर अयाज सादिक के बाद आज जो है असद कैसर साहब जो फॉर्मर स्पीकर रहे, उनका एक स्टेटमेंट कि जनाब मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ जो हैं वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। एक जब शुरू में इनिशिएट हुआ तो हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो है बहुत एक्टिव रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए सूबाई वज़ीर दाखिला जो है उनकी ज़रूरत है, स्पेशली जब हम जेल मैनुअल के हवाले से बात करते हैं, मुलाकात के हवाले से बात करते हैं, तो ये कुछ दमखम लग रहा है इस स्टेटमेंट में उनके। देखें, अब जो सख्त बयानात हैं वो तो दोनों तरफ से वो लोग जो कि मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं है वो देते रहे हैं, लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी के लोग हैं उन्होंने काफी जिम्मेदाराना मुजाहरा किया है, तो मैं नहीं समझता कि इस बात में कोई दमखम है। ठीक, अब जाहिर है कि सूरत हाल जो वो स्टेटस को में तो चलेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। सोलंकी साहब एक सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी, आपका क्या असेसमेंट है, क्या आप देख रहे हैं किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? मुझे लग रहा है कि पीर के रोज फैसला आ जाएगा 190 मिलियन पाउंड केस का। हाँ। उसमें कम से कम खान साहब की सजा जो है वो नागुज़ीर है। उसके बाद फिर पीटीआई फैसला करेगी कि इन मुज़ाकरात को जारी रखना है या नहीं रखना। तो अब तक जो तासुर था, जो फैसला नहीं आ रहा था, तो क्या कुछ अमल दखल आप समझते हैं कि इन मुज़ाकरात के हवाले से भी था, कुछ झुकाव था या कुछ था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि मुज़ाकरात का इससे कोई ताल्लुक है। खुद पीटीआई ये कह चुकी है कि अगर सजा हो भी जाती है तब भी हम मुज़ाकरात को बरकरार रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके कीमती वक्त का। अब जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी है, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, जो कंडीशंस हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ती हैं और फिर उसके साथ साथ जो पेचीदा इस वक्त सियासी मामलात हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम कराची बोर्ड के रिज़ल्ट्स के हवाले से, जो इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट्स जो बहुत बड़ा एक मसला बन चुके हैं और अवाम बिलखुसूस तलबा तालबात और वालिदैन सख्त परेशान हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कराची बोर्ड और साल 2024 के जो इम्तिहानात 2023 के इम्तिहानात में भी हमने देखा कि बड़े मुतनाज़िर रहे और 24 के रिज़ल्ट्स भी। सिर्फ एक कंपैरिजन अगर आपके सामने पेश कर दूं, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के हवाले से बात करें तो कराची बोर्ड के जो तलबा व तालबात जो अपीयर हुए थे उनमें से सिर्फ 35.75% बच्चे कामयाब हुए, ओनली 35-36%, जबकि सेम करिकुलम के साथ सक्खर बोर्ड से 87% बच्चे जो हैं वो कामयाब होते हैं, घोटकी बोर्ड से 91% बच्चे जो हैं वो कामयाब होते हैं और खैरपुर बोर्ड से 89.9%, ऑलमोस्ट 90% बच्चे जो है वो कामयाब करार दिए जाते हैं। ये मैं बात कर रहा था प्री इंजीनियरिंग की, और इसी साल प्री मेडिकल के हवाले से अगर बात करें तो कराची बोर्ड से अपीयर होने वाले बच्चे जो हैं उनमें से सिर्फ 29% बच्चे कामयाब करार पाए जाते हैं, जबकि सक्खर बोर्ड के 81%, घोटकी बोर्ड के 84% और खैरपुर बोर्ड के 86% बच्चे जो है वो कामयाब हुए। बहुत बड़ा एक सवाल यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के हवाले से, कॉपीज चेकिंग के हवाले से, उनके रीचेकिंग के हवाले से, और हमने देखा कि एक
बहुत टेंस इस वक्त कराची की आवाम, जिसमें बिलखुसूस तलबा व तालबात और उनके वालिदैन जमात इस्लामी को इसका पूरा क्रेडिट देंगे कि जमात इस्लामी जो है वो इस मामले को हर फोरम के ऊपर लेकर जा रही है। MQM भी इसके ऊपर बात कर रही थी। इब्नुल हसन हाशमी साहब जो कि इंचार्ज हैं एजुकेशन सेल के, पब्लिक एड जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी आपको एक दफ़ा हमने प्रोग्राम में ऑलमोस्ट इसी तरह के मामलात के ऊपर जो है वो ज़हमत दी थी। आपकी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस वक्त मौजूद है उसकी फाइंडिंग्स क्या आ रही हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए, पिछले साल जब 2023 का रिजल्ट इस तरफ से आया था तो एक कमेटी फॉर्म हुई थी ND यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की सरबराही में, लोधी साहब के उसमें। हाँ। तो उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स की और उसके बाद कुछ उन्होंने तजावीज़ भी दी थी उसके ऊपर। हाँ। अच्छा, अफसोस लेकिन ये है कि उसमें से किसी एक तजवीज़ पर भी अमल नहीं हुआ। यानी पहला रीज़न उन्होंने ये बताया था कि बच्चों को किताबें नहीं मिली थी कोर्स की ऑन टाइम, इस दफ़ा भी नहीं मिली। हाँ। कोर्स जो तब्दील किया गया उसके बारे में कोई ट्रेनिंग असातिज़ा की एग्जामिनेशन के हॉल की नहीं हुई। हाँ। नहीं, इस दफ़ा भी नहीं हुई। हाँ। सेंट्रलाइज सिस्टम जो एग्जामिनेशन का होता है, उन्होंने कहा था कि कॉपियाँ एक जगह चेक की जाएँ, और शायद तोरन करन कहते हैं कि जी 3-4 जगहों पर कॉपियाँ चेक हुई थी, लोग घर नहीं लेकर गए थे, लेकिन अवामिल ये बताते कि ऐसा नहीं हुआ। हाँ। तो किसी भी एक तजवीज़ पर अमल नहीं हो सका और सिस्टम वैसे के वैसे बरकरार रहा। और उसकी वजह यह है कि जो यानी और टोटल जिम्मेदारी इसकी जो है ना वो सिंध हुकूमत पर आती है। उसकी वजह ये है कि सिंध हुकूमत जो पिछले साल वाले मामला जो हैं वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर डाल रही थी। उस दिन तर्जुमान हमारे साथ मौजूद थी, शीसद की जनाब, वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट। बाबा ये इम्तिहान तो फिर आपने किए हैं ना, और केयर टेकर गवर्नमेंट की कुछ तो फरवरी में केयर टेकर गवर्नमेंट की रुखसत होने के बाद से लेकर अब तक 5 मरतबा बोर्ड के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। कराची इंटरमीडिएट का बोर्ड ना हो गया, कराची का थाना हो गया, हर 15 दिन 20 दिन महीने पे एक एसएचओ तब्दील हो रहा है। यहाँ इस तरह अगर तब्दील करते रहेंगे तो तसलसल पॉलिसीज़ में कहाँ से आएगा? लोग कैसे अपनी कोई पॉलिसी बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? वो खौफ के आलम में चार्ज दिया है मैट्रिक बोर्ड के जो चेयरमैन हैं। अब उनकी अब शरफ अली शाह साहब की उम्र देख लें और उनके ऊपर मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड और उनके ऊपर इस तरह से लोड डालना, मतलब किसी तरह भी समझ में नहीं आता कि किस तरह से, मतलब जो ये जान छुड़ाने वाली चीज़ें सारी की सारी। अच्छा। और किसी के सर पे जिम्मेदारी थोप नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आ रही है तकरीबन का मेरे ख्याल से 76,000 तलबा जो है जो अपियर हुए थे, और फिर अभी तो आपने कॉमर्स के रिजल्ट्स रोक लिए हैं, 40-42 हज़ार के रोक लिए हैं। स्क्रूटनी के ऊपर नहीं जा रहे हैं लोग, क्यों? अगर किसी ने ऐसा किया होता उसके साथ ज्यादती हुई कि ये कहा जा रहा है हमारी कॉपीज़ जो हैं वो काउंट नहीं की गई हैं और हमारी सप्लीमेंट्री जो है वो काउंट की गई कॉपीज़ जो है वो खुर्द बुर्द है, मिसिंग है, व्हाट। लेकिन स्क्रूटनी में तो आप जाइए ना, वहाँ पे तो मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं गए स्क्रूटनी में। बच्चे असल में अभी तक तो मार्कशीट भी टोटल नहीं मिली है बच्चों को। 24 दिसंबर को रिजल्ट आया है, 30 दिसंबर को कॉपियाँ मार्कशीट्स कॉलेज के हवाले की गई। 3 दिन कॉलेज ने अपने साथ रखी, उसके पास शहर के हालात बीच में थोड़े से ख़राब रहे। उसके बाद भी अभी तक बहुत से ऐसे तलबा हैं जिनको मार्कशीट्स नहीं मिली हैं। फिर वो एक मुस्तकिल कहाउस की शक्ल में कि हम करें क्या। क्योंकि अब कहा यह जाता है, इन्होंने कन्फ्यूजन ये पैदा किया दिया, ये वाला गैर जिम्मेदाराना बयान दिया बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कि जी बच्चे कॉपियों में गाना लिखकर आ जाते हैं और 1000 का नोट डाल देते हैं। हमने भी स्कूलों में पढ़ा है, हमने भी मैट्रिक किया, इंटर किया, यूनिवर्सिटी में पढ़े। गाने वाने तो काफी जगहों पे लिखे हुए भी है ना, वो अखबारों में आज मैं देख रहा था कुछ। वो तो होता है, वो तो हर हमारे क्लास में। यू कैन नॉट रूल आउट कि जनाब सबने ऐसे किया होगा। हर क्लास में एक आध दो बच्चे होते हैं इस तरह के जो ये काम करके आ जाते हैं, बेचारे रुलते रहते हैं। इसको आप मिसाल तो नहीं बना सकते बैठ के। सही। असल मसला तो ये है कि आप ये देखें कि आपकी गलती कहाँ पर हुई है। नहीं, मिसाल तो खैर फिर ये बनाए ना, हम अपने बच्चे यहाँ से खैरपुर बोर्ड भेजें, घोटकी बोर्ड भेजें, सखर बोर्ड भेजें, हैं दुनिया भर के बच्चे फिर वहाँ पे आने चाहिए। 90% वहाँ पे रिजल्ट है, पैसिंग जबरदस्त है। मिसाल तो ये होनी चाहिए। उसका फायदा क्या हुआ उन बच्चों को? वो बच्चे जब MD कैट में पेपर देने के लिए गए हैं, लास्ट ईयर भी यही हुआ था ना। जी जी, लास्ट ईयर का MD कैट अभी हुआ है ना। MD कैट का रिजल्ट मेरे पास लास्ट ईयर का मौजूद है, और आज तो उसको खत्म कर सामने आ रही है MD कैट को। हाँ, असल में ये भी चीज है ना। असल मसला यही है। असल मसला ये है कि मेरिट को वाइप ऑफ करके उस मेरिट पे लेके जाना चाह रहे हैं। अगर वहां पे कोई फंसता है तो वहां से भी क्लियर कर दी। तो देखिए ना रिजल्ट आया है इस वक्त MD कैट का, ये बड़ा अलार्मिंग है। हालांकि सेकंड टेस्ट IBS अकर ने लिया है, उसके रिजल्ट के मुताबिक जो 2450 मेडिकल की सीटें हैं MBBS की सुबह सिंध में, 1207 उसमें कराची की हैं और रेस्ट उसके अंदर सुबह सिंध के इंटीरियर इलाकों की हैं। उनमें से जो बच्चे पास हुए हैं, यानी अगर हम बदीन का देख लें तो 938 बच्चे अपियर हुए हैं और टोटल 84 बच्चे पास हो सके हैं। यानी 150 रैंक लिया है उन्होंने, जिससे वो शायद उस दौड़ में शामिल हो जाए कि उनका एडमिशन हो जाए। 10% से कम रिजल्ट ओवरऑल, जिनको 89% रिजल्ट आपने पास किया है, उनका कामयाबी का तनासुब 10% से भी कम है।
यानी लास्ट अगर कोई एक हिंड्रेंस थी, कोई एक डेटरेंस थी, तो उसको भी खत्म करने की बात हो रही है। उसी तरफ जा रहे हैं, वो असल उसी तरफ जा रहे हैं। इसलिए कि देखें ये कम नहीं है, 454 अरब रुपए का सिंध गवर्नमेंट का बजट है एजुकेशन का। इस वक्त सिंध में 3000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें ना बिल्डिंग है ना कमरे हैं, और ये तालीमी इमरजेंसी लगी हुई है, ये लगी, और 1,63,000 बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, 4000 टीचर्स उसमें तालीम दे रहे हैं। 3000 स्कूल जिसमें कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई स्कूल नहीं, ये कोई अफरा तफरी की रिपोर्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अपनी रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है। उनके फंड्स भी जा रहे होंगे सब तवातुर के साथ, वो मिल रहे हैं, प्लस यानी मिलियन ऑफ मेंटेनेंस के नाम पे मिलियन ऑफ डॉलर्स की इमदाद बाहर से ले रहे हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से सिर्फ एक इदारे ने 75 मिलियन डॉलर की इमदाद दी है। अच्छा जी, 2025-26 तक उसको कंज्यूम करना है। सारा मतलब हजम करने का हो रहा है कि उसको हजम करो, कहाँ है सारी की सारी चीज़ें। ये होगा क्या फिर? ये होगा ये कि इसके अंदर बाकायदा वो जो इदारे जो मुख्तदर हैं पाकिस्तान में, उनको देखना चाहिए कि देखें सारी अंडरस्टैंडिंग एक तरफ, आपको भी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, लेकिन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो कुछ भी है सब, तालीम को तो निशाना ना बनाए ना उसका। आपने कहा ठीक है जो चाहो तुम करो। अच्छा, लोधी साहब के उस कमेटी में मेरे ख्याल से कोई 20% तक एडिशनल, 15% उन्होंने नंबर बढ़ाए थे एडिशनल की उसके अंदर। बिल्कुल ठीक, तो अभी भी कुछ इस तरह की चीज ले अभी उन्होंने कहा ये कि स्क्रूटनी हम करेंगे, पहले अपने तौर पर खुद करेंगे, और उसके बाद अगर बच्चे मुतमईन नहीं हुए तो फिर उनके सामने हम कॉपी पेश कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि दुआ आप ये दौड़ क्यों लगवा रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपने ये स्क्रूटनी की फीस आप क्यों ले सकते हैं, गलती आपकी, फॉल्ट आपका। जैसे एमडीकेट नहीं, अभी तो ये भी कहा गया ना कि बहुत से बच्चों से वो फीस जो है नहीं ली गई। नहीं, अभी तो ले रहे हैं 1000 रुपये फीस थी, उसको उन्होंने कम करके 500 रुपये किया है। पिछले साल 400 रुपये थी, 1000 रुपये कर दिया आपने उसको, और फिर आधे से कम करके 500 रुपये आप दोबारा ले आए उसको। हम ये कह रहे हैं कि जब एमडीकेट ने जो दोबारा टेस्ट लिया था, नहीं सेकंड टाइम टेस्ट हुआ ना एमडीकेट का, लेकिन सेकंड टाइम एमडीकेट ने बच्चों से फीस नहीं ली एडमिशन की, इसकी एग्जामिनेशन की। तो हम कहते हैं कि आप उस फीस को एग्जाम करें बच्चों को। बच्चों ने क्या कसूर किया है? एक शख्स का पेपर फेल है बच्चा, वो 4 पर्चे की और भी अपनी स्कूटी कराएगा, सही, क्यों 2000 रुपये देगा आपको? और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये आपके आर्ट्स के और उनके रेगुलर के जो अभी पेपर्स रुके हुए, मतलब रिजल्ट्स रुके हुए, तो कॉमर्स के वो भी इसी तरीके की पैटर्न यही बन रहा है। पैटर्न यही बन रहा है। कॉमर्स का रिजल्ट जो हमारे पिछले साल में आया था हमारा, देखें ना, इसमें जिन बोर्ड्स का आपने हवाला दिया है वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ का रिजल्ट जो 77.3% है, और हमारा जो है वो शायद 10% से भी कम है। 10%? जी, कराची का। ये सिर्फ पाकिस्तान में, सूबा सिंध में हम देख रहे हैं, किसी और सूबे में नहीं है ऐसा? किसी और सूबे में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये क्यों है? और जब हमने ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? चलो ये बताइए ना, ऐसा क्यों है? उसकी वजह क्या है कि ये असल में सूबा सिंध में, देखिए, ये कौमों को तबाह करने का तरीका होता है। आप किसी कौम को फीडर पे लगा दें कि जी फीडर हम तुम्हें दे देंगे आपको, मतलब इसका यानी रिजल्ट क्या मिल रहा है इनके बच्चों को, जिन बच्चों को ये इन नंबरों से खुश करना चाह रहे हैं। आगे किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं, वहाँ 0 हो रहे हैं, वहाँ फेल हो रहे हैं। सर असल एक कोई कमीशन तो इसके ऊपर बनना चाहिए ना, जो तहकीकाती अदालती कमीशन जो कोई भी है वो इसके ऊपर बने। इस पे तो बाकायदा क्राइम इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बेसिकली ये नस्लों के लिए क्राइम किया जा रहा है। और जो हमारे इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो इसके ऊपर नहीं आवाज उठा सकते क्या? उनको नहीं उठानी चाहिए? हम तो हर स्टेज पे, हर फोरम पे जाके ये अपील कर रहे हैं, जा रहे हैं। हमने पिछले साल भी धरने दिए थे। परसों हमारी मुलाकात हुई थी शरफ अली शाह साहब से, उनसे भी हमने कहा कि आखिर आप क्यों चाहते हैं कि जब तक हम धरने ना दें, सड़कों पर आके मुजाहरे ना करें, मसला हल नहीं होगा। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं हमें? अब जरूरी है कि एक शख्स अपने हक के लिए पत्थर मारे आके सड़कों के ऊपर? नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू होते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू होते हैं, जो एजुकेशन के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये सवाल तो फिर वहां से भी उठना चाहिए ना, ये हो क्या रहा है? लगभग 90 मिलियन डॉलर्स की इमदाद मिली हुई है इनको, सिंध गवर्नमेंट को, एजुकेशन के हवाले से। मैं तो पूछता हूँ डोनर एजेंसियों से कि आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहाँ है आपका चेक एंड बैलेंस? होना चाहिए, फिर उसके बाद जाहिर है कि ऑडिट होना चाहिए, उसका ऑडिट हो, फिर ये सारी चीजें सामने आए। बहरहाल देखते हैं कि क्या सूरत हाल आगे बढ़ती है, किस तरह से। लेकिन बेहतर यही है कि जनाब स्क्रूटनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग अप्रोच करें, ताकि फिर सूरत हाल सामने आए, क्लियर हो। स्क्रूटनी के लिए बच्चे जा रहे हैं, और वो हमने अभी जिस जैसे लोगों को मार्कशीट मिलती चली जा रही है, वो उसमें जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि वो 2000-3000 रुपये फीस, 6 पर्चे हैं जिसमें आमतौर पर इन्होंने नहीं वो आए ना, क्योंकि अभी तो देखें वो कमेटी यही कह रही है ना कि 2-2.5 हज़ार से ज्यादा लोग नहीं आए। अगर आए ठीक है, आते हैं 10, 15, 20, 72 हज़ार बच्चा था ना, आ जाते हैं 15-20 हज़ार, तो फिर पर है 22 हज़ार बच्चों ने दिया था इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्जाम,
उसमें से इस तरह से सूरत पैदा हुई है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो बोर्ड हमारा है, मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड, तकरीबन 5.5 लाख स्टूडेंट को कैरी करता है। ठीक, उन 5.5 लाख स्टूडेंट को जब कैरी करते हैं, उनके मुस्तकबिल से इस तरह खिलवाड़ करते हैं बैठ के। बहुत बहुत शुक्रिया। इब्नुल हसन हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि तालीम के ठेकेदार और उनकी पॉलिसीज़ और उनका जो भी किया धरा है वो इस वक्त पूरी कौम भुगत रही है। बात सर ये है कि हमारी जो सालाना करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर जो डोनर एजेंसीज पाकिस्तान को देते हैं तालीम के नाम पर और हुकूमत की मदद करने के लिए, यहाँ पर वो सवालिया निशान उठाएं, वो जो है इनसे बासपुरस करें। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।